21वीं सदी में वो कौन सा पहला मुकदमा था जिसमें आरोपी को फांसी की सजा दी गई थी? फांसी की वो सजा जो निचली अदालत से लेकर महामहिम तक पहुंची और आखिरकार उस गुनहगार को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जिसे फांसी दी गई वो गुनहगार तो था ही नहीं, तो यकीनन सुनकर झटका लगेगा आपको। हम अदालत के किसी फैसले पर कोई सवाल नहीं करना चाहते, लेकिन बलात्कार और हत्या के उसी मुकदमे की फाइल से कुछ ऐसे सच सामने आए हैं जो सवाल बनकर हर किसी के सामने हैं। इस हैरान करने वाले अनसुने सच को जानने के लिए आप अंत तक इस इनसाइट खबर के साथ बने रहें। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको खबरों की इनसाइट खबर मिलती रहे। बात 1990 की है। कोलकाता के भवानीपुर इलाके के आनंद अपार्टमेंट में एक परिवार रहता था। नागर दास पारीक और यशोमती बेन के 2 बच्चे थे। लड़की का नाम हेतल पारीक और लड़के का नाम भावेश पारीक था। हेतल घर के पास ही वेलेंड गोल्डस्मिथ स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ती थी। वो तारीख थी 5 मार्च 1990 जब चाकुओं से गोदकर हेतल की हत्या कर दी गई। हत्या के पहले उसके साथ बलात्कार भी किया गया था। शुरुआती छानबीन में पुलिस को जो जानकारी मिली उसके बिना पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया। आरोपी बना धनंजय चटर्जी नाम का वो सिक्योरिटी गार्ड जो आनंद अपार्टमेंट में बतौर सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। आखिर घर वालों ने धनंजय को आरोपी क्यों बनाया? तो इस सवाल का जवाब हेतल की उस शिकायत में छिपा था जिसका जिक्र उसने अपनी मां से किया था। शिकायत में हेतल ने धनंजय के खिलाफ अपनी मां से कहा था कि वो गंदी नजर से न सिर्फ घूरता है बल्कि उस पर छींटाकशी भी करता है। घर वालों की शिकायत पर सिक्योरिटी एजेंसी ने धनंजय को आनंद अपार्टमेंट से हटा दिया था। शिकायत में यही हवाला दिया गया कि बदले की नीयत से धनंजय ने हेतल को अपना निशाना बनाया। शिकायत में यह भी कहा गया था हत्या के बाद घर से एक घड़ी गायब है। बयान के आधार पर पहली नजर में धनंजय को आरोपी माना गया और उसकी गिरफ्तारी भी हुई। धनंजय के घर से एक घड़ी भी बरामद हुई। वो घड़ी किसकी थी ये हम आगे बताएंगे। पहले थोड़ा जिक्र वारदात के दिन का। 5 मार्च को पारीख परिवार के सभी लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। घर पर सिर्फ मां थी। हेतल का उस दिन एग्जाम था। एग्जाम देकर वो दोपहर 1 बजे के आसपास घर पहुंचती है। शाम 5:30 बजे यशोमती बेन घर से निकलती हैं और पास के एक मंदिर में पूजा करने चली जाती हैं। हेतल अब घर पर अकेली थी। उसी समय धनंजय एक दूसरे गार्ड से कहता है कि उसे तीसरे माले पर जाना है। वजह पूछने पर वो बताता है कि उसे मालिक को फोन करके बताना है कि जल्द ही वो नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। अभी धनंजय को वहां से गए 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे तभी सिक्योरिटी कंपनी का सुपरवाइजर आनंद अपार्टमेंट पहुंचता है। पूछताछ करने पर उसे धनंजय के तीसरी मंजिल तक जाने का पता चलता है। उसी वक्त दूसरे गार्ड ने आवाज लगाई और धनंजय नीचे आ गया। उसी दौरान हेतल की मां यशोमती बेन भी वहां पहुंच जाती हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। बेल बजाने पर दरवाजा खुला नहीं और जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो खून से लथपथ हेतल जमीन पर पड़ी थी। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया और धनंजय को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान वो खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन वारदात के बाद उसका गांव चले आना पुलिस के शक को पुख्ता कर रहा था। मुकदमा अदालत के सामने आता है। हालांकि हत्या का कोई चश्मदीद नहीं था, लेकिन जो साक्ष्य पेश किए गए वो धनंजय को कसूरवार ठहरा रहे थे। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के मामलों में मोटिव तय करना आवश्यक होता है। लिहाजा सरकारी वकील ने दलील दी कि चूंकि विक्टिम यानी हेतल के पिता ने धनंजय की शिकायत कर उसका तबादला करा दिया था, इसी वजह से धनंजय ने बदला लेने के इरादे से पहले तो हेतल के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। कई गवाहों ने इस बात की तस्दीक की थी कि अभियुक्त हत्या के वक्त बिल्डिंग में मौजूद था। गवाहों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने धनंजय को फांसी की सजा सुनाई, जिसे पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। 14 साल जेल में बिताने के बाद साल 2004 में फांसी की सजा तय हुई। वो तारीख थी 25 जून 2004 जब धनंजय को फांसी होनी थी, लेकिन 24 जून को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पास धनंजय की माफी अपील पहुंची और फांसी रोक दी गई। लेकिन जनता की मांग पर फांसी की तारीख मुकर्रर हुई और 14 अगस्त 2004 को
जल्लाद नाटा मलिक ने 39 साल के धनंजय चटर्जी को फांसी पर लटका दिया। 21वीं सदी में भारत में पहली बार किसी को फांसी की सजा दी गई थी। इधर पारेख परिवार कुछ दिनों तक कोलकाता में रहा, उसके बाद अपना कारोबार बंद कर वापस मुंबई चला गया। लेकिन धनंजय चटर्जी की फांसी की कहानी लोगों के जहन में घूमती रही। पहली कहानी तो ये कि धनंजय चटर्जी ने फांसी पर लटकते वक्त तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया था, और दूसरी कहानी कई साल बाद सामने आई जब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स ने इस केस में कुछ सवाल सामने रखे। अब जरा गौर से सुनिए उन सवालों को। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि विक्टिम यानी हेतल ने अपने हमलावर के साथ हाथापाई की थी, उसके हाथों पर खून के निशान थे, लेकिन गवाहों के अनुसार धनंजय के कपड़े एकदम साफ थे, उसमें कहीं कोई खून का निशान नहीं था, उसके शरीर पर कहीं कोई चोट या खरोच का निशान भी नहीं था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धनंजय के कपड़ों पर खून का कोई निशान नहीं था। इस मामले में उंगलियों के निशान महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से या हेतल के शरीर से धनंजय के कोई निशान नहीं मिले थे। हेतल के शरीर पर चाकू के 21 निशान थे, लेकिन मर्डर वेपन भी कभी भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। हेतल की मां और सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार हेतल की मां 5:20 पर मंदिर के लिए निकली। गवाहों के अनुसार धनंजय 5:25 पर बिल्डिंग में घुसा और 5:45 पर बाहर आया, यानी इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए उसके पास सिर्फ 20 मिनट थे। 20 मिनट में बलात्कार, हत्या और फिर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर किसी और रास्ते से निकलना, इन तमाम पहलुओं को जांच के दायरे में नहीं रखा गया। रिसर्च में ये भी सवाल उठे कि फॉरेंसिक एविडेंस के अनुसार अगर हेतल के अंडरगारमेंट्स में सीमन पाया गया तो उसका कोई डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुआ। घटनास्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात थी, लेकिन रेप किए जाने या जबरदस्ती की कोई बात मेंशन नहीं थी। एक सवाल यह भी था कि अगर हेतल ने धनंजय द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की थी तो हेतल ने उसे अंदर घुसने क्यों दिया। जब हेतल की मां घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर निकलकर धनंजय ऐसा कर नहीं सकता था, और हेतल तो मर चुकी थी, फिर अंदर से दरवाजा बंद किसने किया। कानूनी कागजात में दर्ज हकीकत ये थी कि हेतल की मौत के बाद उसकी मां उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, जबकि वो पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को इसके बारे में 3 घंटे बाद बताया गया। धनंजय के खिलाफ जिस शिकायत की बात की गई थी उसकी कॉपी भी कभी कोर्ट में पेश नहीं हुई। सबूतों की जिस लिस्ट को अदालत में पेश किया गया उस पर घर वालों के सिग्नेचर का न होना भी रिसर्च के दौरान सवाल के दायरे में आया। इतना ही नहीं, धनंजय के पास से जो घड़ी बरामद हुई थी वो भी अपार्टमेंट से गायब हुई घड़ी के बिल से मेल नहीं खा रही थी। यानी कि फांसी के बाद जो तमाम सवाल सामने आए उसकी रोशनी में कहानी कुछ और ही कह रही थी। हम अदालत के फैसले पर सवाल नहीं करते, लेकिन सवाल उस जांच एजेंसी पर जरूर है जिन्होंने हत्या और बलात्कार के इतने सनसनीखेज मुकदमे में भी तमाम सबूत अदालत के सामने नहीं रखे। हम ये नहीं कहते कि धनंजय बेकसूर था, लेकिन सवालों की मौजूदगी में कहानी तो कुछ और ही कह रही है। आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबरों की इनसाइड खबर आपको मिलती रहे।